आईयूपीएसी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म से हम दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो रेजोनेंस में प्राइमरीली हमारा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आने के काफी हाई चांस होते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिक स्ट्रेंथ से सबसे ज्यादा रिएक्शन वाला पार्ट हमने बहुत बढ़िया से प्लान कर लिया आपके लिए, एल्काइल हैलाइड्स की मेजर रिएक्शंस। तो ट्राई देम प्रॉपर्ली, कन्वर्जन्स को कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, कम समय में कैसे रिवीजन होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, इसको कैसे करना है। अब एल्डिहाइड कीटोन्स हमारे सामने है। ये सेशन आप सबके लिए बहुत बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है। देखो बच्चों, भगवान का नाम लेके सीधा इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ये सेशन आप सबके लिए बहुत बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा मेजर पोर्शन हम बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आज रिवाइज करने वाले हैं। तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि कुर्सी की पेटी आपको बांध लेनी है। काफ़ी कुछ कवर होने वाला है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन है वो आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है भैया, तो फुल जोश में पहले से ही लाइक कर दो एंड कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत बहुत मजा आने वाला है। देखो बच्चों, सीधा अपन काम की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें, सीधा हम आते हैं यहाँ पे जीओसी के पार्ट पे। देखो जीओसी के अगर हम पार्ट पे आते हैं तो जीओसी के अंदर प्राइमरीली इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म से हम दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस तो आते भी हैं, मतलब उसका एप्लीकेशन भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीओसी के अंदर प्राइमरीली दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास है आरएचआई। आरएचआई का मतलब रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव क्या होता है, और दूसरा पार्ट है इसका एप्लीकेशन, है ना। जो मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे आते हैं वो मेनली बेसिक स्ट्रेंथ से आते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ से आते हैं, और उसके अलावा एरोमेटिसिटी से आते हैं एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, इससे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बेसिक्स हैं, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, इसके अंदर प्राइमरीली की कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर इनका ये बात करते हैं। ठीक है, इनके जो एप्लीकेशन उसके बारे में बात करेंगे, है ना बच्चा। तो यहाँ पे अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव से प्राइमरीली ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। इंडक्टिव सबसे वीक इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इंडक्टिव जो है, ये देखो शॉर्ट नोट्स ना आप साथ साथ बना लेना। बाकी ऑब्वियसली ये जो पूरी पीपीटी है इसको मैं शेयर करने वाला हूँ, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं शेयर करूँगा आप सभी के लिए, पर फिर भी साथ में लिखना अनिवार्य है, तभी आपको रियल आउटपुट मिलेगा, मजा आएगा। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है ना बच्चों, ये वीक इफेक्ट होता है, क्योंकि द रीजन इज ये सिग्मा बॉन्ड की से ऑपरेट होता है, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना। यहाँ पे जब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो उतना ज्यादा होता नहीं है, तो ये इफेक्ट जो होता है वीक होता है। तो इंडक्टिव का रोल इज नॉट मच, इंडक्टिव से क्वेश्चन भी बहुत ही कम आते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको बोला जाता है इंडक्टिव। अब बात आती है मेनली रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इनसे स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो यहाँ पे अब जो रेजोनेंस होता है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्राइमरीली बच्चों जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका होता है डीलोकलाइजेशन, इनका होता है डीलोकलाइजेशन। मेरे साथ साथ आपको बोलना भी है, आप घर में बैठे हो साथ साथ बोलोगे, लिखोगे, पूरा इंटरेक्ट करोगे। घर वाले आपको थोड़ा पागल समझेंगे पर अच्छी चीज है, ये पागलपन अच्छा है, पढ़ाई के लिए आपके जो ड्रीम कॉलेज है उसके लिए पागलपन अच्छा है आपके लिए अभी। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस के अंदर होता है। और अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो रेजोनेंस है इट इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये रिलेटिवली इन दोनों के बीच में लाई करता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी लाई करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ऑपरेट करते हैं। चलो अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं, इंडक्टिव से तो क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम होते हैं, तो इंडक्टिव में तो ज्यादा अपने को बात करनी नहीं चाहिए। मेनली रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन थोड़ी बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, देन एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं वो देखते हैं। देखो रेजोनेंस में प्राइमरीली हमारा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो रेजोनेंस में एक जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो आता है कि भाई प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, यानी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स, क्योंकि ये बेसिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे हमारे पास अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो बच्चों वो क्या शो करता है, वो शो करता है प्लस एम। ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को पुश करता है, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो प्लस एम का इफेक्ट क्या है, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का इस पे अटैक होना आसान हो जाता है। ई प्लस जो है वो और जल्दी इस पे अटैक करता है, इस पे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये बेसिक एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ पे जिसका प्लस एम जितना अधिक होगा, जिसका प्लस एम जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए
यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप अगर लगा हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लगा है COCH3। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है बच्चों वो इस तरीके की है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और उस मल्टीपल बॉन्ड में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। तो इन दैट केस बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम फ्लो करेगा, हेंस इट विल शो -m, ये शो करेगा -m, और इससे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी इसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो इसी सवाल को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये एरोमेटिक जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वहां पे भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेजोनेंस में एक क्वेश्चन तो +m -m इससे रिलेटेड बन जाता है। एक क्वेश्चन हमारे सामने रेजोनेंस में जो बनता है दैट कम्स अराउंड कि रेजोनेंस में है क्या, तो रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है रिगार्डिंग रेजोनेंस हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है और हमारे पास ऑप्शन में पूछ लिया कि बताओ भाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, तो हमें उसके अंदर रेजोनेंस करना आना चाहिए। इसका सबसे सिंपलेस्ट वे रेजोनेंस हाइब्रिड का ये होता है कि हम पहचान लें कितने पोर्शन में रेजोनेंस हो रहा है। अब जितने पोर्शन में रेजोनेंस होता है ना उतने पोर्शन में पार्शियल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस पूरे पोर्शन में बच्चों पार्शियल पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें पता होना चाहिए चार्जेस के लिए हमें रेजोनेंस करके देखना पड़ेगा बच्चा। रेजोनेंस जब करोगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा, कहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों जो कॉमनली पूछा जाता है वो कई बार ये होता है कि भाई बताओ किस सिस्टम के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस पॉसिबल है, इन विच ऑफ द सिस्टम कंप्लीट रेजोनेंस इज देयर। जैसे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करके बताओ, सोचो सभी के सभी, इज रेजोनेंस पॉसिबल? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड सिग्मा आ गए तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो गई, इंटरप्ट हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, यानी पूरे सिस्टम में जब लगातार कॉन्जुगेशन होता है तो तब रेजोनेंस कंप्लीट होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का प्राइमरीली मीनिंग ये होता है कि पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या लोन पेयर प्रेजेंट है या कोई चार्ज प्रेजेंट है ऑल्टरनेट पोजीशन पे। जैसे यहाँ पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब रेजोनेंस की हेल्प से बच्चों क्या होता है, रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है रेजोनेंस की हेल्प से? जो कार्बोकेटायन हो गया या कार्बन आयन हो गया या इवन फ्री रेडिकल हो गया, उसकी स्टेबिलिटी को रेजोनेंस एनहेंस करता है। अब रेजोनेंस इस स्टेबिलिटी को एनहेंस कैसे करता है? तो उसका रीजन होता है डीलोकलाइजेशन, यानी यहाँ पे ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे रीजन में बच्चों, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियाई होता है उसके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी पहले से बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस के अंदर ओवरऑल डीलोकलाइजेशन है, उसके अलावा +m -m है। हाइब्रिड की बात करते हैं, स्टेबिलिटी को रेजोनेंस बढ़ाता है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें, और क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस जो है बच्चों वो पहले से पावरफुल हो जाती है। तो रेजोनेंस में क्वेश्चन ये आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों जो बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ RS से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NH3+, आपको सोचना है कि बेंजीन पे NH3+ लगा है तो रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है। इज रेजोनेंस पॉसिबल? थिंक अबाउट इट। आप चेक करोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल बेंजीन के साथ नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, उसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअल लेवल पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला मैंने बताया रेजोनेंस में एक और टाइप बनता है, वो है कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ RS की बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, इस पर्टिकुलर सवाल से हम काफी सारे क्वेश्चंस जो है ना वी कैन अटेम्प्ट। तो आप सभी इस क्वेश्चन को लिख भी लेना और इस क्वेश्चन की हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वाइल कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ RS की स्टेबिलिटी कैसे कंपैरिजन करनी है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो इन तीनों चारों में लेट अस कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ स्टेबिलिटी कम है। लेट अस थिंक अबाउट दिस। तो ये सब दिए हुए हैं हमें। अब इनको कंपैरिजन करने में सबसे पहला रूल जो इसके अंदर होता है वो होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। चार्ज वगैरह नहीं देखते पहले, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है इसके रूल्स में। तो पहला रूल जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे आप देखोगे तो A, B और C में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 हैं, इसमें कम है, तो ये तो ठुल्लू लास्ट में चला गया। तो जो D है ये तो लास्ट में चला गया। अब हमारे पास A है, B है और C है। अब A, B और C में
पाई बॉन्ड सेम आ गए तो हमें कुछ और रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस रूल से तो काम चला नहीं। अगला रूल हमारा होता है जब हम देखते हैं चार्ज। नेचुरली न्यूट्रल और चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों, बताओ? न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे स्टेबल हो गया ए। अब बी और सी में देखो तो दोनों पे चार्ज भी है। तो अब आएगा थर्ड नंबर का रूल, वो होता है चार्ज जो है अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वहां पे इट विल बी मोर स्टेबल। जैसे कि यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे N माइनस है, विच इज मोर स्टेबल? सोच के बताओ बच्चों, अभी बोलो सभी के सभी, N माइनस या O माइनस? O माइनस। हेंस A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, और D तो पहले से ही गेम से बाहर हो गया था। तो यहाँ फंडामेंटल रूल में सबसे पहले होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उसके बाद हमें देखना होता है न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, और तीसरा होता है पोजीशन ऑफ चार्ज, चार्ज कौन से एटम पे है, राइट? और एक और रूल इसमें लास्ट में आता है जो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, वो होता है चार्ज सेपरेशन, जिसमें प्लस और माइनस शुड बी क्लोजर, यानी अनलाइक चार्ज पास होने चाहिए और जो लाइक चार्जेस होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस वो दूर होने चाहिए। अब रेजोनेंस के बाद बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो हमें पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस चार्ज है या यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें स्टेबिलिटी का तो नेचुरली 3 डिग्री का स्टेबिलिटी अधिक है। अब उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा एच होते कौन से हैं। अल्फा एच यहाँ पे ये पर्टिकुलर कार्बन है जो प्लस चार्ज से डायरेक्टली जुड़े हैं, और इस पे जो हाइड्रोजन है बच्चों वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसी की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अगली चीज हमें पता होनी चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन को कुछ नाम भी देते हैं, इसको सिग्मा पी कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। अब ये सिग्मा पी कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं, की पॉइंट जरूर लिख लेना बेटा, ठीक है? अब सिग्मा पी कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है? तो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन इसलिए बोलते हैं, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, पाई लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोकेटायन है, वी हैव कार्बोकेटायन CH3CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये रेजोनेंस जैसा है, इट इज सिमिलर टू रेजोनेंस, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन रेजोनेंस जो होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है, तो इट इज वेरी सिमिलर टू रेजोनेंस। यहाँ पे जो CH बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, सारा गेम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के साथ होता है। तो ये जो CH बॉन्ड है, ध्यान से देखिए, ये सिग्मा जो है ये फिल्ड है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड फिल्ड है, और किस कौन से बॉन्ड का है? CH बॉन्ड का है ये। और ये जो कार्बन है इस पे कुछ खाली ऑर्बिटल है, ये जो P है बच्चों ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इनके बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन इस समय पे आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेशन है ना ये हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें रेजोनेंस की तरह जो माइनस है वो प्लस की ओर जाएगा। आप जानते हैं जिंदगी में माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता ही है, तो ये जो माइनस है ये प्लस की ओर चला जाएगा, और इस तरीके से ये कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। दैट इज हाउ इट स्टेबलाइजेस द कार्बन। तो यहाँ कॉन्जुगेशन होता है सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास बच्चा एल्कीन आ जाए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि डिटेल में हम इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी अल्फा एच का सिग्मा फिल्ड होता है, और यहाँ पे पाई पी की बजाय यहाँ पाई स्टार होता है। पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल होता है। किसका होता है? ये CC का होता है। अब ये पाई स्टार कैसे आया कैसे नहीं आया ये डिटेल में अभी बात करने का समय अपने पास नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बिल्कुल बेसिक समय पता होने चाहिए। इसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वो ऐसे बनता है बेटा कि जैसे यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये वो अमाउंट है जो हाइड्रोजनेशन के दौरान रिलीज होती है। तो पहली चीज आप साथ में नोट कर लेना कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा तो उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, बिकॉज मोर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स वुड बी फॉर्म्ड। तो लिख लेना HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है? लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सिमिलर आ जाए तब यहाँ हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब ये ध्यान रख लो, अब इसके कंसेप्ट के डीप में नहीं जा सकते बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग है तब तो पहला रूल उसी से काम हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इफ दे आर सेम देन कंपेयर देम विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे आपने इसमें कंपेयर करना है और आपको इसमें कंपेयर करना है, इन दोनों में, तो कंपैरिजन स्टेबिलिटी से होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम आ गए। तो पहला रूल यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का होता है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे बच्चों हीट ऑफ कंबशन कंपैरिजन करते हैं ना, तो हीट ऑफ कंबशन में
वो निर्भर करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, कितने कार्बन एटम्स हैं। और अगर कार्बन एटम ज्यादा हैं तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होती है। लेकिन यहीं पे अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है बच्चों, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट इसके साथ इन्वॉल्व होता है ना बच्चों। अब इसके बाद इंडक्टिव तो ऑलरेडी डन हो गया। इंडक्टिव की बात अगर हम करें तो ये तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। अब इसके एप्लीकेशन जो होते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन करने से पहले एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आने के काफी हाई चांस होते हैं। तो एरोमेटिसिटी एक तो क्वेश्चन आता है कि भाई हम किसी भी कंपाउंड को देख के पहचान पाएं कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब जैसे सबसे पहले मैं एंटी एरोमेटिक की बात करूंगा। एंटी एरोमेटिक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो और एरोमेटिक बहुत ही स्टेबल होते हैं। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस जो है ना बच्चों, वो आप इन दोनों में देख के कर सकते हो। जैसे कि ये दोनों आप देखो, इन दोनों में अगर नोटिस करो तो यहाँ पे हमारे पास पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस तो है, इसमें भी पूरी रिंग में रेजोनेंस है। तो दोनों में साइक्लाइजेशन होना चाहिए, दोनों में रेजोनेंस होना चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 के मल्टीपल होंगे, यानी इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो दे विल बी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे अगर एरोमेटिक की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इन जनरल इस फॉर्मेट में रहेंगे, 4n+2 सीरीज की फॉर्मेट में रहेंगे। यानी एक तरह का प्रोग्रेशन जो है ना, एक जनरल टर्म हमारे पास आ गई है, एक एपी का जनरल टर्म होता है ना, उस तरीके से। तो 4n+2 यानी n की वैल्यू आप 0 से पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को पहचानने में डिफरेंस मात्र इतना होता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। तो देयर आर मेनी बिग कंपाउंड्स जो कायदे से एंटी एरोमेटिक होने चाहिए थे पर होते नहीं है। एक और कंडीशन इसमें होता है नॉन एरोमेटिक का, जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो बचे हुए सारे के सारे क्या हो गए, नॉन एरोमेटिक हो गए। क्या हो गए बच्चों, नॉन एरोमेटिक। यानी कोई भी सिंपल ओपन चेन कंपाउंड है या कोई भी ऐसा कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार होने की वजह से अब रेजोनेंस कंप्लीट नहीं है, हेंस एरोमेटिसिटी यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बच्चों इस तरह का, या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, या हमारे पास क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। इसमें सबसे स्टेबल एरोमेटिक है, फिर सेकंड नंबर पे नॉन एरोमेटिक है, एंड देन एंटी एरोमेटिक। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हमें जरूर पता होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल केस जिससे क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है बच्चों, वो होता है COT, GOT नहीं, COT। COT का मतलब होता है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। ये एनुलिन्स होती हैं जिसमें मोनोसाइक्लिक रिंग होती है, जिसमें लगातार पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आता है। अब इस रिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। लेकिन जिंदगी में बहुत बार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। तो क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं प्राइमरीली बात करूँ तो यहाँ पे इट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि रिंग जो होती है इट बिकम्स नॉन प्लेनर। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा, इसलिए मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर केस ध्यान रखना है, ठीक है। आपको खुद को नहीं पता लगेगा। तो 8 मेंबर्ड का ये इंपॉर्टेंट केस है। सिमिलर केस इज दिस, ये जो पर्टिकुलर एनिलीन है इसका साइज 10 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, आप चेक करो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 10 के हिसाब से इट शुड बी एरोमेटिक, पर ये भी नॉन एरोमेटिक होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लेनैरिटी। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें ध्यान बहुत जरूरी रखने हैं, बोथ आर एग्जाम्पल्स आर गुड, है ना। तो एरोमेटिसिटी कंपेयर करने के लिए ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देख के क्वेश्चन हो जाते हैं, पर ये 2 स्पेशल एग्जाम्पल्स आपको बच्चों ध्यान रखने हैं। बाकी एरोमेटिक में और तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं बच्चों यहाँ पे, जिनमें कोई रिएक्शन कराई जाती है। जैसे कि मान लो आपके सामने दे दिया कुछ ऐसा, और यहाँ पे आपके सामने दे दिया कुछ ऐसा। अब यहाँ पे आपको बोल दिया कि बताओ यहाँ पे AgCl का PPT कौन बनाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए, कैसे पहचान हो जाएगी कि यहाँ कुछ एरोमेटिक का लोचा है। उसकी पहचान हो जाती है अगर कंपाउंड में पार्शियल कॉन्जुगेशन है, यानी पूरा कॉन्जुगेशन होने से थोड़ा सा बचा है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में हम यहाँ पे फोकस करके देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी, और यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगी। तो कुछ ऐसी रिंग्स होती है जिनको देख के समझ में आ जाता है कि इनकी चाहत है एरोमेटिसिटी अचीव करना, और वो अचीव हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अचीव, अब इसमें ये बना पाएगा, ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि Cl अगर निकला तो Cl माइनस के फॉर्म में ही निकलेगा,
क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ चाह के भी माइनस नहीं आएगा, हेंस ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। लेकिन ये करेगा क्योंकि Cl निकलने के बाद जब रिंग पे प्लस आएगा तो उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 रह जाएंगे बच्चों, एरोमेटिक बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शंस हमें पता होनी चाहिए जिसमें अगर कंपाउंड में एरोमेटिसिटी किसी तरीके से अचीव हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहेगा। सिमिलरली जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ट्रोपोन वाला, ये ट्रोपोन है हमारे पास, और ये ट्रोपोन जो है, सवाल ये आता है कि क्या ये HClO4 में डिसॉल्व होगा। तो आप सोच के बताइएगा सभी के सभी कमेंट सेक्शन में, मुझे पता भी लगेगा कितने एटीपीएंस इसमें एक्टिव हैं, रियल सिंसियर एटीपीएंस जो हैं, जो अच्छी रैंक लाने वाले हैं, वो कौन से हैं। तो आप ये बताइएगा ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है क्या ये HClO4 में डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, जवाब देना सभी के सभी बच्चों। हाँ जी, तो ये एरोमेटिसिटी का गेम है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको कार्बोकेटायन, कार्बेनायन या रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है, तो जो भी हमारे कार्बोकेटायन है प्राइमरीली, अगर मान लो बेंजीन से कार्बोकेटायन जुड़ा है, तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जीव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्राणी है, तो उसको ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इससे खुश हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे लेकिन अगर हमारे पास आ गया कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 जैसा दरिंदा, या CF3 जैसा, या एल्डिहाइड कीटोन जैसा, या एसिड जैसा, तो ये जिंदगी में दुखी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पहले ही दुखी था, ये पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अब यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स और निचोड़ लिए इससे, तो भिखारी को और बड़ा भिखारी बना दिया, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से हो जाते हैं। आप सीधा नीचे वाले ग्रुप को देखो, ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहा है, एंड यू विल डू द क्वेश्चन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास अगर फ्री रेडिकल है, तो सेम थिंग कैन बी डन हेयर एज वेल इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल, बिकॉज दोनों में पैरेलल्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो रेडिकल के लिए अलग से आपको कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बच्चों आ जाता है माइनस चार्ज, तो माइनस में नेचुरली स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब ये नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, और नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करने के लिए बच्चों यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी जिंदगी में खुशियाँ लाएगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो अपने को कार्बोकेटायन, कार्बेनायन अपने को पता होना चाहिए कि इनका स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं। एक और एग्जाम्पल, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हमें क्लियरली होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 डिग्री का ये पर्टिकुलर कार्बोकेटायन जो है बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि नॉर्मली रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव में सबसे बड़ा फैक्टर होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस से भी बेटर होता है एरोमेटिसिटी। तो इसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी के फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर है एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, एंड फिर इंडक्टिव, ये फैक्टर होते हैं। अब इससे भी ऊपर कुछ होता है, तो वो मैं आपको और बता देता हूँ। वो होता है बच्चों एरोमेटिसिटी में अगर क्वासी एरोमेटिसिटी आ जाए। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। पर जैसे मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, यानी रिंग अगर चार्ज्ड है, अगर एरोमेटिक रिंग में चार्ज लूप का हिस्सा है, जैसे यहाँ पे चार्ज लूप के बाहर है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज अगर होगा तभी ये एरोमेटिक होगा, तो इनकी स्टेबिलिटी इज मोर, तो क्वासी एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल एरोमेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसमें CCl3 माइनस जो है ना पर्टिकुलरली, इसका स्टेबिलिटी इज़ वेरी हाई, बहुत अच्छा कार्बोनायन है। चाहे यहाँ पे माइनस आई है दोनों तीनों क्लोरीन का, और तीनों क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल रेजोनेंस है, तो इसका स्टेबिलिटी बहुत हाई होता है। कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो बच्चों वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज दिस, जिसमें साइक्लोप्रोपाइल के साथ जब बगल में प्लस आता है, साइक्लोप्रोपाइल के साथ जब बगल में प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है, डांसिंग रेजोनेंस एंड ऑल, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट। ये कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हमें पता होने बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, एक बात मैं आप सभी को बताता हूँ कि ब्रह्मास्त्र सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए हैं, हर सब्जेक्ट में कराए हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर को थोड़ा डिटेल में आपको रिवाइज करना है, तो आप जो हमारे 1 शॉट वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। बच्चों एक बात इस समय बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, इस समय बहुत ज़्यादा लंबे लंबे लाइव सेशंस लिए जाते हैं वहाँ बहुत जगह, कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका समय बहुत वेस्ट किया जाता है। यानी हो सकता है 4 घंटे का सेशन हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करवाए जाएं, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका समय व्यर्थ ना हो बच्चों, बहुत कीमती है इस समय पे, फालतू टाइम पास नहीं कर सकते आप, है ना बच्चा। तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिक स्ट्रेंथ से सबसे ज़्यादा आते हैं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ का जो सारा प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी।
ठीक है। और यहीं पे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसी से उल्टा काम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि गेम ऐसा है, बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों जो होता है वो हमारा एलिफेटिक अमाइन वाला होता है, जिसमें हमारे पास जब हमारे पास 2 डिग्री अमाइन होता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, और फिर हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होता है और 3 डिग्री अमाइन इसमें सबसे पीछे रह जाता है। अब ये कब होता है बच्चों? ये होता है एक्वस फेज में, वाटर में। लेकिन यहीं पे अगर गैसियस फेज हमारे सामने दिया हो तब ऑर्डर नॉर्मल रहेगा, तब ऑर्डर जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये स्पेशल ऑर्डर हमें पता होने चाहिए एलिफेटिक अमाइंस वाले, 2 1 3 वाले। अच्छा एक बात बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना, ये 2 3 1 कब होता है? ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एग्जांपल्स, बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 3 1 कब होता है ये एग्जांपल? तो 2 3 1 बच्चों ये होता है, कब होता है, किस केस में? जैसे यहाँ मिथाइल है तो वहां क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। इसके लिए मैं एक बात रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी में जो 2 चैप्टर्स हैं, अमाइंस वाले और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, उसमें जहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ का डेटा दिया हुआ है, उन पेजेस को आप जरूर साथ में कर लीजिएगा, उनसे डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर साल मिथाइल इथाइल वाला आता ही रहता है। जहाँ तक एरोमेटिक अमाइंस की बात है, उनका बेसिक स्ट्रेंथ इससे इन सबसे कम रहता है, क्योंकि उसमें एरोमेटिक अमाइंस में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि एरोमेटिक अमाइंस में बच्चों यहाँ पे जो इनका लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्ट करता है, जिस कारण लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। आप सभी जानते हैं बेस शुड बी एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली, लेकिन यहाँ तो बेस, तो ये जो एरोमेटिक बेसिस हैं दे आर लेस बेसिक, जो एनिलीन्स हैं वो लेस बेसिक हैं। इससे भी लेस बेसिक वो है जिसका जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक लूप का हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पे आप पायरॉल को देख सकते हैं, इसका बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम है ना बच्चों। और इससे भी कम बेसिक कौन है? इससे भी कम बेसिक यहाँ पे हमारे पास अमाइड है। जो अमाइड है इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव दे रहा है, तो अमाइड तो इनफैक्ट एसिडिक होता है, बेस के नाम पे तो कलंक है वो। तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये हमें पता होना चाहिए। इनसे भी ज्यादा बेसिक कौन होता है? इनसे भी ज्यादा बेसिक बच्चों ये जो ग्वानिडीन जैसे एग्जाम्पल होते हैं, ये सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे NH2 2 प्लस M वाले, तो इन सब का बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर देन एलिफेटिक अमाइंस। तो क्लियर होना चाहिए कि जो ग्वानिडीन टाइप के एग्जांपल हैं, दे आर मोर बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस, दे आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। और तो ये एक ऑर्डर आपको दिमाग में फील आ गया होगा कि कैसे कैसे ये ऑर्डर आता है। सिमिलरली अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ में जाए बच्चों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा क्या रहता है? एसिडिक स्ट्रेंथ में बेसिकली फंडा ये रहता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे अगर ग्रुप चेंज हो रहा है, या फॉर एग्जांपल फिनॉल हमारे सामने है, तो इसमें अगर हमने ग्रुप चेंज कर लिया, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बार लगा दिया NO2, एक बार लगा दिया OCH3, एक बार लगा दिया क्लोरीन, एक बार सिंपली हाइड्रोजन। तो इन सब में अगर हमें कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक एसिडिक कौन है, तो सारा गेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है। NO2 इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खूनी दरिंदा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का एक्सपर्ट है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में तो इससे हो जाएगा। अगर यहीं पे हमें बेसिक स्ट्रेंथ से करना है बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ करने के लिए हमें क्या करना होगा? बेसिक स्ट्रेंथ में हमारे पास यहाँ होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। तो ये सारा जो है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है क्रक्स है बच्चों, ये क्रक्स है, पूरा जूस है बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, अब इसके बाद 1-2 चीजें अपने को और पता होनी चाहिए, कुछ ऑर्डर्स, जैसे कि जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस का बेसिक स्ट्रेंथ, और अगर हम एल्कोहल का बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो क्या आपको पता है एल्काइंस और एल्कोहल्स में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? इसमें एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक। चाहे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, बट स्टिल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज मोर देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ये 3.5 रहता है, ये 3.25 रहता है, 3.3 के आसपास रहता है। तो एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइंस। एक तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, इट हेल्प्स, बहुत हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ में ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डीप्रोटोनेटेड मोस्ट रेडिली, किसका डीप्रोटोनेशन फास्ट होगा? अब डीप्रोटोनेशन का मतलब H+ निकला, किसका आसानी से निकलेगा? तो H+ उसी का आसानी से निकलेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो आई थिंक यू गॉट द क्रक्स कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कार्बोकैटायन कार्बेनायन से किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, बट ओवरऑल समरी दिमाग में बन गई होगी कि हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, हाउ टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बेसिक्स होते बच्चों,
ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं इंडिविजुअली, जीओसी में बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अपने को रिवीजन करना है, की पॉइंट्स का रिवीजन करना है बच्चों। अब हम रिएक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। रिएक्शन वाले पार्ट हमने बहुत बढ़िया से प्लान कर लिया आपके लिए और बहुत मजे से रिवाइज होगा। इसमें प्राइमरीली हमने क्या किया है, एल्कीन एल्काइन टाइप की चीजें ली हैं और वेरियस रिएजेंट्स के साथ हम साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आप सभी क्या करोगे, आप सभी वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ इस पूरे फ्लो चार्ट को फिल कर दोगे, ठीक है, और फिर साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। बढ़िया, ये अपने सामने HBr दिया, मार्कोनिकॉफ रूल होगा बच्चों, पाई बॉन्ड टूट के सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा उस पर्टिकुलर कार्बन पे जिसका डिग्री क्या होगा, हाई होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ और उस पे फिर नेगेटिव चार्ज स्पीसी जो Br माइनस है उसका अटैक कर दो, है ना। लेकिन यहीं पे अगर HBr के साथ पेरोक्साइड आ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको इफेक्ट बोलते हैं, यानी खराश इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ होता है बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन आता है, इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है और समझ रहे हो, और ये HBr में ही होता है। HCl HI अगर हमने लिया अलोंग विद पेरोक्साइड तो मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा, ध्यान रखिए। अब लिया मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4, क्या करेगा डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब वाटर एक्सेस में है। जब वाटर एक्सेस में बच्चों तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट के H+ जुड़ेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और डाइल्यूट है तो मतलब वाटर, यहाँ अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर कोल्ड H2SO4 है तो क्या होगा, ये आप सोच लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, NCERT में दिया भी हुआ है। NBS का यूज करते हैं। NBS का फुल फॉर्म जानते हो क्या बच्चों, क्या होता है NBS? NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। तो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसके बगल में एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाता है ये। तो NBS का यूज क्या है, ये एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाता है, रेडिकल बनता है वहां पे और उस रेडिकल वाली पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है। अब ये Br क्या दिया हुआ भाई, बेयर्स रिएजेंट दिया हुआ है। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर ये क्या करता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड को तोड़ के OH लगाता है, यानी हाइड्रोक्सिलेशन करता है, OH लगाता है। और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है बच्चों, ये होता है इट इज अ टाइप ऑफ सिन एडिशन, ठीक है। सिन एडिशन में दोनों OH विल कम ऑन द सेम साइड, बाकी यहाँ मैटर नहीं करता बिकॉज सिस ट्रांस नहीं है। यहीं पे अगर Br2CCl4 है बच्चों तो यहाँ पे Br आ जाता है, और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये एक टेस्ट की तरह काम करता है, ये दोनों के दोनों टेस्ट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जो केमिनोफोर है इसका डार्क पिंक कलर होता है, लेकिन रिएक्शन होके उसका कलर खत्म हो जाता है क्योंकि बेयर्स रिएजेंट खत्म हो जाता है, तो इसका जो डार्क पिंक कलर है बच्चों वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन का कलर पता है आपको, Br फॉर ब्रोमीन और Br फॉर ब्राउन, तो ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों जो एडिशन होता है वो होता है एंटी एडिशन, है ना। एंटी एडिशन कैसे क्या, ये तो एक ऑल टुगेदर डिटेल अलग टॉपिक है। यहाँ पे अगर ब्रोमीन के साथ वाटर डालते हो तो बच्चों यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ये वाटर हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो ये पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट पे आएगा, 2 डिग्री वाली जगह पे आएगा, और दूसरे पे ब्रोमीन आएगा। तो जब Br2 वाटर हमने लिया तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये बन जाएगा। याद रखिए जब ब्रोमीन CCl4 लेते हैं तो ऐसे केस में नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है, इस तरह का साइक्लिक हेलोनियम कैटायन बनता है बच्चों, और इस साइक्लिक हेलोनियम कैटायन में फिर यहाँ पे अटैक होता है हायर डिग्री कार्बन पे। तो इस तरीके से देखो वेरियस रिएक्शंस आपको समझ में आ गई कि यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन। ओके बच्चों, अब इससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा है और हमें इसको कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। कैसे करोगे, व्हाट विल यू डू टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, इज देयर एनी वे? यहाँ पे CH3 नहीं, यहाँ पे आपको क्लोरीन लगाना है, यहाँ पे आपको क्लोरीन लगाना है, ठीक है। तो सोचिए एक बार, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए तो बहुत मजा आएगा आपको इन सब में। ये कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू रिवाइज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें तो यहाँ पे अगर OH लगाना है तो बहुत सिंपल है भाई, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, अभी तो बताया था डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर एंटी मार्कोनिकॉफ करना है, Cl लगाना है, तो क्या करोगे, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे? तो उसका तरीका ये, पहले आप इसमें कर दो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर PCl5 डाल दो या SOCl2 डाल दो। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है जिससे यहाँ OH आ जाता है। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास BH3 या B2H6 के साथ THF लेते हैं और फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं H2O2 OH-, तो उससे
एल्कोहल बनता है लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी लोअर डिग्री कार्बन पे एल्कोहल बनता है। अगला रिएक्शन याद आया कौन सा रिएक्शन है? अरे भाई ये कुचरोव रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में अगर हम पानी के साथ HgSO4 लेते हैं तो इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, OH आता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इनॉल और कीटो में द स्टेबल फॉर्म इज कीटो, हेंस ये जो इनॉल बना ना इसलिए कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। यू गॉट द पॉइंट बच्चों? सिमिलरली और भी रिएक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ट्राई करें सभी के सभी रिएक्शंस, इससे पूरा हाइड्रोकार्बन आप सभी का बढ़िया से रिवाइज हो जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना सभी के सभी, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ओजोनलिसिस करते हो तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑक्सीडेटिव होगा या वो रिडक्टिव होगा, या तो रिडक्टिव होगा या वो ऑक्सीडेटिव होगा, ठीक है? और भाई जो जो बच्चे फुल जोश में इस सेशन को देखे जा रहे हैं, मतलब लाइक्स नहीं रुकने चाहिए आपके, ठीक है? फुल जोश में मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते बच्चों तो यहाँ पे कीटोन को कोई असर नहीं पड़ता, पर जहाँ पे एल्डिहाइड बनने वाला था उसमें H की जगह पे OH आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जब रिडक्टिव कर रहे थे तो सिंपली पाई बॉन्ड तोड़ के, इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि पाई बॉन्ड तोड़ो और पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन्स को लगा दो, सिंपल वे है। लेकिन दिस एल्डिहाइड विल फर्दर बी ऑक्सीडाइज्ड, वो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, है ना? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। अब एल्काइन में अगर ऐसा ही करोगे, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव करोगे, तो रिडक्टिव के अंदर क्या होता है बच्चों? रिडक्टिव के अंदर तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल और डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव है तो बच्चों ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो पोर्शन है बच्चों ये पूरा ऑक्सीडाइज होकर CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो जो टर्मिनल एल्काइन होता है इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि टर्मिनल एल्काइन के अंदर हमारा क्या होता है? पूरा ऑक्सीडेशन होकर CO2 गैस इवॉल्व होता है। अब यहीं पे अगर हमारे पास ये कंपाउंड ऐसा था, एक्चुअली ये थोड़ा सा जो हमारे ऑपरेटर हैं उन्होंने जोश में थोड़ा चेंज कर दिया, और इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक है लिंडलार्स कैटलिस्ट हमने लिया हुआ है, ये लिंडलार्स जैसा है, सेम फंक्शन करता है लिंडलार्स जैसा, जिसमें सिस कंपाउंड बनता है, सिस एल्किन बनता है बच्चों। और अगर Na लिक्विड NH3 लिया जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है, ट्रांस एल्किन बनता है। इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन, यानी यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं हम लोग। इसमें जो पहला प्रोसेस है इसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ द पॉइजन्ड पैलेडियम भी बोलते हैं, जिसमें कैटलिस्ट को हम क्या करते हैं, उसको बच्चों हम लोग पॉइजन करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को घटाते हैं, ठीक है? तो इससे ये डबल बॉन्ड पे ही रुक जाता है। तो पहले केस में सिस बनता है और यहाँ पे वो ट्रांस बनता है। कई बच्चे इसको बर्च रिडक्शन समझ लेते हैं, बच्चों ये बर्च रिडक्शन नहीं है और ये लिंडलार्स नहीं है। लिंडलार्स इस जैसा होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? और ये जो बर्च में बेंजीन का जब ये रिएक्शन करते हो ना इसके साथ, तब बर्च होता है, ठीक है? बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, सारी रिएक्शंस आपके दिमाग में आ गई होंगी हाइड्रोकार्बन्स की जो मेजर रिएक्शंस हैं, ठीक है? एल्कीन एल्काइंस की जो मेजर रिएक्शंस हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एल्काइल हैलाइड्स की मेजर रिएक्शंस। बच्चों जो मेजर रिएक्शंस यहाँ एल्काइल हैलाइड्स की हैं, इसमें आपको कन्वर्जन करना है, एक बार इससे I लगाना है, एक बार F लगाना है, एक बार एल्कीन लगाना है। तो यही तो मेथडोलॉजी है, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन्स यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरी सिंगल थिंग, है ना? बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे क्लोरीन को हटा के अगर आपको लगाना है आयोडीन तो क्या करोगे, कौन सी रिएक्शन करनी पड़ेगी बताओ? यस, यहाँ पे करोगे बच्चों, इस रिएक्शन का नाम पता है? NaI एसीटोन वाली का, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या करोगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब यहाँ पे डैश से वेज आया, यानी यहाँ मैकेनिज्म क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन हो जाएगा, यानी जो इनिशियली डैश पे था हमारा लिविंग ग्रुप, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अपोजिट कॉन्फिगरेशन पे आएगा, वो वेज पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी SN2 हो रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन में होगा उसमें क्या होता है? उसमें बच्चों यहाँ पे सिल्वर, है ना? यस, इन सब के फ्लोराइड यूज हो सकते हैं, इन सब के फ्लोराइड यूज होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फ्लोराइड यूज होते हैं। ये रिएक्शन होती है स्वार्ट्स रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों लाइन से दी हुई NCERT में। तो स्वार्ट्स के अंदर फ्लोरीन आ जाता है, तो ये नहीं कि कोई भी फ्लोराइड मुंह उठाया आ गया, नहीं, Ag Hg Sb कोबाल्ट, ठीक है? अगर मुझे एलिमिनेशन करना है और मुझे पाई बॉन्ड लगाना है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर मुझे इसको मेजर बनाना है तब अलग बात है, अगर इसको मेजर बनाना है तो मुझे यहाँ पे बल्की बेस यूज करना पड़ेगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे TBUOK जो लिखा हुआ है ये एक बल्की बेस है,
जिससे हमारे पास हॉफमैन एलिमिनेशन होगी। तो ये हमारा तब मेजर बनेगा, जिसको बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये तब बनेगा बेटा। ठीक है, चलते हैं इससे आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स और हैं, इसमें आपको देखना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल ईथर वाला जो चैप्टर है वो हम समराइज कर रहे हैं, वो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सभी के सभी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हाउ टू डू इट, व्हाट कैन बी डन। देखो बेटा, अगर आपको यही बीच में बनाना है तो इसके लिए सिंपल सबसे कॉमन है एल्कोहलिक KOH ले लो। एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है। अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की बजाय अगर हम डबल बॉन्ड लगाने के लिए एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम NaNH2 भी यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन के साथ अल्कोहलिक मीडियम भी ले सकते हैं। ऑल ऑफ देम विल एक्ट एज अ बेस। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू द नेक्स्ट कन्वर्जन, जिसमें हमारे पास OCH3 आएगा और ये डैश में दिया है, वो हमें वेज में दिया हुआ है। कैसे आएगा ये सोचना है। सिमिलरली ये वेज में है, क्या करना पड़ेगा, थिंक अबाउट इट। ये दोनों जुड़े हुए हैं, पहले ये कर लेना, पहले OH वाला कर लेना, फिर आपसे ये भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा, यहां पे अगर मैं बात करूं OH वाले केस में, Cl से OH लगाना बढ़िया है, आसान है। कैसे लगाओगे लेकिन, क्या कोई तरीका है पर्टिकुलरली Cl से OH लगाने का? बहुत सिंपल है यार, KOH लगा दो, एक्वस KOH, SN2 मैकेनिज्म होगा, इन्वर्जन होगा। अब OH में OCH3 लगाना है, तो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसको कन्वर्ट करोगे O- में विद द हेल्प ऑफ सम बेस, NaH यूज कर लो या NaNH2। अब O- में अगर आप क्या करते हो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस लगाते हो, यानी एल्काइल हैलाइड के साथ इसका SN2 कराते हो बेटा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जुड़ी हुई रिएक्शंस होती है और इनसे याद भी आ जाता है, बढ़िया याद हो जाता है फंडे। अब यहाँ पे अल्कोहल से रिलेटेड कई सारी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, अल्कोहल से रिलेटेड कई सारी रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, तो ट्राई देम प्रॉपर्ली, कन्वर्जन्स को, कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। कन्वर्जन इज अ लाइक अमेजिंग मैथड। नहीं तो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतने कम समय में कैसे रिवीजन होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो भाई रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथडोलॉजी यही है, जिसमें हमें कन्वर्जन्स दी हैं और इसके बेसिस पे हम खट खट रिवाइज कर सकते हैं मजे से। तो बेटा देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो अगर हमें इसको इसमें करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम PCC यूज कर सकते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर सकते हैं, या हम इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो भी वो यही बनेगा, H2CrO4 यूज कर सकते हो, या CrO3 के साथ CH2Cl2 यूज कर सकते हो। OH को Cl में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है SOCl2, या PCl5 भी यूज कर सकते हो। थायोनिल क्लोराइड या POCl3 भी कर सकते हो, PCl5 भी कर सकते हो। ठीक है, SOCl2 खासतौर पे बड़ा अच्छा रिएजेंट होता है। क्यों होता है, NCERT में एक लाइन दी हुई है कि इसमें लिविंग ग्रुप्स निकलते हैं जो गैसियस लिविंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि SO2HCl, तो उससे बड़ा ही बेनिफिट होता है। यहाँ पे अगर हमें एल्कीन की बात करें, तो अगर हमें एल्कीन बनाना है, एलिमिनेशन करना है, तो भाई सिंपल है, आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर दो, या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, H3PO4 भी ले सकते हैं, NCERT में दोनों दिया हुआ है। अब यहीं पे अगर मुझे ये बनाना है, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया भाई, ये कैसे करेंगे, इसका रिएजेंट दिमाग में आया? अरे भाई इसका रिएजेंट है NaOI। ये कौन सी रिएक्शन है? अरे भाई ये हमारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, 3I2 + 4NaOH, और अल्कोहल में करना है तो ये 3:4 की बजाय क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, है ना, 4 मोल इसके, 5 मोल इसके। तो इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें जो CH3 है, ये CH3 विल बी कन्वर्टेड टू CHI3, ये ट्रिक है इसका, आयोडोफॉर्म का येलो PPT बनेगा, और ये जो पोर्शन है ऑक्सीडाइज होके एसिड का सॉल्ट बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं जिंदगी में आगे। अब हम रिएक्शंस देखने वाले, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी ये इससे पहले अल्काइल हैलाइड, सब कनेक्टेड है। ऑल द रिएक्शंस जो आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, काफी कुछ इसके अंदर रिवाइज कर लिया। अब हम करने वाले हैं जो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की कई सारी रिएक्शंस है, वो हम देखने वाले हैं। तो ये अपने सामने दिया हुआ है, यू हैव टू थिंक कि इसको कैसे करना है, हाउ टू डू इट। ठीक है, ये नीचे वाला तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, ये आई थिंक एल्डिहाइड है, ये वाला जो कन्वर्जन है लास्ट वाला, इसमें एल्डिहाइड है। ट्राई करें सभी बच्चे ट्राई करें इसको, एवरीबडी। ठीक, बहुत मजा आएगा। हाँ जी, ट्राई कर लिया। देखो अब यहाँ पे अगर आपको इसको CH2OH में करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज LiAlH4। इसका यूज करो, इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको Cl लगाना है तो आप अगेन PCl5 का यूज कर सकते हो, या SOCl2 का यूज कर सकते हो, जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, OH हट के Cl आ जाएगा।
अब यहीं पे आपको एनहाइड्राइड का यूज करना है, तो बच्चों आप क्या करोगे, इसी का एक और यूनिट लोगे, या मतलब ये 1 मोल है तो ऐसे बहुत सारे यूनिट आपको मिल ही जाएंगे, और उसके साथ कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लोगे, P2O5 जैसा या Al2O3 जैसा, जिससे ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे और H2O निकल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना है तो बच्चों यहाँ पे एक बड़ी फेमस रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है HVZ। HVZ का मतलब होता है हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो उसमें रेड फास्फोरस Br2 लोगे और फिर बाद में आपको वाटर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, कई बार दिया नहीं जाता क्वेश्चन में, लेकिन होना चाहिए। तो अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, अल्फा हेलोजिनेशन बोलते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। कई बच्चे सोचते हैं इसको कि सिंपली ये OH हट के Br आ जाएगा, नहीं भाई, गलत हो जाएगा, सारा गेम गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है बच्चों, अगर CHO को एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो है डाइबाल H। डाइबाल H इसको पार्शियली रिड्यूस करके एल्डिहाइड में स्टॉप कर सकता है। वैसे डाइबाल H का जो मेन रोल होता है वो मैं आपको बताता हूँ, इट इज मोर प्रोएक्टिव इन द केस ऑफ एस्टर्स एंड साइनाइड। एस्टर और साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना उसका मेजर फंक्शन है, पर वो एक्सेस में दिया है तो वो अपने इसको भी कन्वर्ट कर सकता है एल्डिहाइड में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे सामने मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन्स आ गए। अब एल्डिहाइड कीटोन्स हमारे सामने हैं और हमें मान लो ये सब बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ये अपने को देखना है। यहाँ पे जो लास्ट कन्वर्जन है ये मैं बता रहता हूँ, ये वाली कन्वर्जन है सिंपली। तो ये कैसे करोगे, व्हाट इज द वे, इन कन्वर्जन्स की हेल्प से बहुत सारी रिएक्शंस आप आई थिंक रिवाइज, यू विल बी एबल टू रिवाइज। ठीक है, क्योंकि भाई लास्ट वाले चैप्टर्स हमारे यही होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन। ठीक है ना, तो उन्हीं को अब हम रिवाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन्स। चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई किया सभी ने, होपिंग दैट ट्राई किया होगा, क्योंकि ट्राई करोगे तभी मजा आएगा। ये है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, जिसमें बच्चों KCN के साथ आप H+ यूज करो तो यहाँ पहले प्रोटोनेशन होगा और फिर CN- अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल प्लस, क्योंकि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल T+ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और की पॉइंट आप नोट कर लेना कि एल्डिहाइड का जो रेट होता है वो कीटोन से इन जनरल ज्यादा होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो ऑक्साइम बनाना है तो बच्चों ये अगर हमें ऑक्साइम बनाना है या हमें हाइड्राजोन बनाना है, जानते हो ना हाइड्राजोन ऑक्साइम, अगर हमें 2,4-DNP टेस्ट करना है तो ये सारे के सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिवर्स जाने का मेथड हमें पता होना चाहिए कि आप रिवर्स में जाओ। रिवर्स में जाना है तो C डबल बॉन्ड N को ब्रेक करो, N को H2 दो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, तो इससे आपको दिख जाएगा अच्छा ओ भाई यहाँ पे NH2OH आएगा। यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आएगा NH2NH2, डायरेक्टली NH2NH2 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स की जितनी भी रिएक्शन हमारी होती है उन सब में रिवर्स में ऐसे जा सकते हो आप, और अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ऐसा करना है क्या। फॉरवर्ड में जाने के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है बाय रिमूविंग H2O, यहाँ से O निकलता है, यहाँ से H2 निकलता है। ठीक है, अगर आयोडोफॉर्म बनाना है तो वही हमें यूज करना पड़ेगा NaOI, लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या होगा आयोडीन और NaOH का, 3:4 इज द रेशियो। अगर मुझे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो बच्चों यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे केमनोफोर लूंगा तभी यहाँ पे रिएक्शन होगा, एंड दैट विल प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। एक इनॉल बनेगा पहले, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी बहुत कम है, तो हाई टेम्परेचर पे ही यील्ड सही आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमें CO बॉन्ड को हटाना है, C डबल बॉन्डों को हटाना है, तो C डबल बॉन्डों को बच्चों हटाने के लिए हमें बहुत ही फेमस रिएजेंट यूज कर सकते हैं दो, एक तो है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन और एक हम यूज कर सकते हैं वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। याद रखिए वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हमारे पास होता है NH2NH2 के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी हाइड्राजीन के साथ हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल होता है बच्चों, और बेसिक मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, बेसिक मीडियम, प्लस सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है, उससे याद रहता है ग्लाइकोल। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द रिएक्शन फ्रॉम दिस वन। नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ तक ही होती है, इसके बाद फर्दर बेसिक मीडियम में यहाँ पे N2 गैस निकल जाती है और ये बन जाता है। क्लेमेंसन रिडक्शन में बच्चों ZnHg का अमेल्गम होता है और मीडियम एसिडिक होता है। तो आजकल काफी ये कॉमन ट्रेंड में क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक कन्वर्जन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये कन्वर्जन करने के लिए क्या सूटेबल रहेगा, व्हाट विल बी मोर सूटेबल। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ये है और यहाँ पे हमारे पास OH है और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है और हम चाहते हैं ये ऐसा ही रहे। अब अगर आप चाहते हो कि OH के साथ कुछ भी ना हो तो आप चाहोगे कि इसके अंदर बेसिक मीडियम, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो एसिडिक मीडियम में OH विल बी गॉन। ठीक है, तो कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ सूटेबल रिएजेंट कौन सा है। इट हैपेंस
सो यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिएक्शंस। आइए अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपनी एल्डिहाइड कीटोन्स की, उनका भी यहाँ रिवीजन कराया गया है। और यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, दिस इज नॉट देयर। अब आपको देखना है कि ये क्या किससे हो रहा है, ये किससे हो रहा है। जस्ट ये दोनों करिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एवर, इन दोनों को रिवाइज कर लेंगे अपन इस प्रोसेस में। देखो बेटा समझ में आ रहा होगा, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, और एल्डिहाइड कीटोन है तो इसका मतलब भाई OH माइनस लेना है, और हाई टेम्परेचर पे अल्फा बीटा पोजीशन पे पाई बॉन्ड और आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, और एल्डोल रिएक्शन करने के लिए इसके दो यूनिट आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। एंड व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे जब H निकालोगे तो एक का अल्फा H निकलेगा, C पे माइनस आएगा, और वो दूसरे पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बहुत आसान होती है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन मेन एल्डोल में जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों आज के टाइम में, वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के ज्यादा आते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में ध्यान रखना दो तीन की पॉइंट्स हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में एक गिवन कंपाउंड के अंदर ही दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, पहली चीज तो ये। उसमें कम से कम एक के पास अल्फा H जरूर होना चाहिए, है ना। अब इसमें एक दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि रिंग साइज जो होती है ना सबसे फेवरेबल 6-5 होती है, फिर 7, फिर 4, फिर 3। दूसरी बात, अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है तो उसमें अटैक जो होगा ना वो एल्डिहाइड पे होगा। आप सभी को बताया हुआ है ऑलरेडी कि अटैक ऑन एल्डिहाइड इज मोर फेवरेबल। तो जो अटैक होगा ना न्यूक्लियोफाइल का, दैट विल बी ऑन द एल्डिहाइड पार्ट, ठीक है। दोनों ही कीटोन है, फिर तो हमें रिंग साइज देखना होगा कि कहाँ पे रिंग का साइज बेटर हो रहा है। लेकिन अगर एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन है तो यू मस्ट फॉर्म द रिएक्शन, यू मस्ट डू द रिएक्शन जिसमें अटैक किस पे हो, एल्डिहाइड पे हो, ठीक है बेटा। इसी का दूसरा रिएक्शन बहुत ही पावर, क्या हो रहा है इसमें भाई दिख रहा है, एक प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में जो होती है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं हम क्या, सभी बोल रहे होंगे ना बच्चे इस समय वीडियो को देखते देखते कहीं ना कहीं बैठे देश में, केनिज़ारो रिएक्शन। केनिज़ारो रिएक्शन में व्हाट हैपेंस इज बच्चों, इसका एक यूनिट जिसमें CHO है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेसिक मीडियम होने की वजह से एसिड ना बनके उसका सॉल्ट बनता है, COOH ना बनके COOK बनता है, और यहीं पे इसका वन ऑफ द यूनिट विल गेट रिड्यूस्ड और अल्कोहल बन जाता है। तो केनिज़ारो रिएक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई अल्कोहल बनेगा प्लस एसिड का सॉल्ट बनेगा, एसिड और एसिड का सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर इसी में हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे एक फॉर्मेल्डिहाइड है और एक हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, तो क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। तब कौन सा वाला ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, ये बताइएगा सभी के सभी। देखते हैं एटीपीएंस कितने अभी तक इस समय तक जिंदा है, कितने इस समय तक जिंदा है। अब हम अमाइंस की कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस जो है उनको समराइज करने वाले हैं। कुछ कन्वर्जन्स है, इनको आप देखिए, जल्दी से ट्राई करिए कि ये कैसे होगा, है ना, हाउ दिस विल बी डन। यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये नहीं है, ये इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। हमारे पास ये है, थैलीमाइड दिया हुआ है, दिस इज थैलीमाइड, तो यू हैव टू कन्वर्ट थैलीमाइड टू दिस, ये वाला नहीं, इसको देखना है। यहाँ पे देखिए ये इसमें कन्वर्ट कैसे होगा, ये इसमें कन्वर्ट कैसे होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमाइंस की, इस एक सिंगल से फ्लो चार्ट में आपका काम हो जाएगा, अमाइंस का सारा रिवीजन हो जाएगा खट्ट से, ठीक है। तो अमाइंस को रिवाइज करते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत बहुत मजा आएगा। लेट्स डू दैट एवरीबॉडी। देखो बच्चों, पहली चीज अगर NH2 को NC में करना है तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है CHCl3 प्लस KOH। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है बच्चों, जिसमें CHCl3 KOH मिलके एक कार्बिन बनाते हैं CCl2, और कार्बिन के साथ इसका रिएक्शन होता है, फाइनली आइसोसाइनेट बनता है जो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। और ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट भी होता है, 1 डिग्री एरोमेटिक एलिफेटिक कोई भी ले सकते हो, एनिलीन भी ले सकते हो, दे विल गिव दिस टेस्ट। लेकिन बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री वो ये टेस्ट नहीं देंगे। अगर इसके साथ ये रिएक्शन करना है और RNH2 बनाना है तो बच्चों यहाँ पहले लेना पड़ता है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के बाद हमारा ये H निकल जाता है, बेस इसके H को निकालता है, फिर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेना होता है। ये एल्काइल हैलाइड जो है ना बच्चों, ये ऐसा कोई भी नहीं ले सकते, आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना होगा या 2 डिग्री मैक्सिमम। आप यहाँ 1 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, या 2 डिग्री। 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिग्री में SN2 पॉसिबल नहीं है। तो अब ये N- इस पे अटैक करता है और फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस होता है। फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस जब करोगे ना तब इस पे NH2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री अमाइन, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है बच्चों। ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हमें 1 डिग्री अमाइन ही देगा।
और एल्काइल हैलाइड यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जो SN2 को अच्छे से दे पाए। जो एल्काइल हैलाइड SN2 अच्छा नहीं दे पाएंगे वो हमारे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है। अगर हमें अमाइड में CO हटाना है तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों, ये हमारी है KOH प्लस Br2। KOH प्लस Br2 लोगे तो वहां पे KOBr बनेगा और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होगा जिसमें C डबल बॉन्ड O विल बी रिमूव्ड। इसमें रिएक्शन में खास पॉइंट ये है कि एक तो यहाँ पे Br2 KOH का रेशियो 1:4 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1:3 होता है CaCl3 प्लस 3KOH, तो यहाँ पे 1:4 इसका रेशियो रहता है बच्चों। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो 4 रहता है इसमें एक स्टेप होता है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें माइग्रेशन होता है R ग्रुप का कार्बन से नाइट्रोजन। तो ये ध्यान रखिए कि माइग्रेशन जो हो रहा है R ग्रुप का कार्बन से नाइट्रोजन, ये इसका RDS होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और अगर इसको साइनाइड बनाना है तो इसके लिए PCl5 या कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हो जिससे यहाँ H2O निकल जाता है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ इट इज डन। एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिवाइज करना, एरोमेटिक रिएक्शंस को रिवाइज करना इज वेरी सिंपल थ्रू दीज फ्लो चार्ट्स। आइए सीधा रिवाइज करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके यू कैन जो गैप्स हैं इनको फिल कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको ये रिएक्शन करना है तो इसके लिए आपको बच्चों आयरन या कॉपर का रेड हॉट ट्यूब लेना होगा। रेड हॉट से जोश में मत आ जाना बच्चा, यहाँ पे ट्यूब की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 यूनिट्स साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करते हैं और जिससे बेंजीन बन जाता है, यानी इट इज़ समथिंग लाइक दिस। जैसे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे अगर ये 3 आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाता है, ठीक है। अब इसी में अगर हमारे पास ये है तो क्या बनेगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उसका नाम बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन एटीपीएंस हमारे फुल सिंसियर अच्छी रैंक लाने वाले हैं। बेंजीन बनने के बाद अगर R लगाना है तो नेचुरली फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना पड़ेगा जिसमें RCl प्लस AlCl3 या साथ में कोई एल्कोहल के साथ H+ ले सकते हैं। यानी पर्पज है हमें चाहिए R+, कार्बोकेटायन चाहिए। अब ये कार्बोकेटायन के लिए एल्काइल हैलाइड ले लो, साथ में लुईस एसिड ले लो तो भी Cl नेगेटिव निकल जाएगा, या एल्कोहल ले लो साथ में H+ ले लो तो भी हो जाएगा। यू अंडरस्टूड द पॉइंट बच्चा। तो यहाँ पे दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, इस तरीके से ये किया जाएगा, ठीक है। और भी तरीके होते हैं लेकिन मेन पॉइंट ये है कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। एंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन पे नहीं होता है, या अगर रिंग स्ट्रांगली या मॉडरेटली डीएक्टिवेटेड है, जैसे कि अगर ऊपर ऑलरेडी NO2 जैसा ग्रुप लगा है, एसिड जैसा, सल्फोनिक एसिड जैसा, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन दोनों ही नहीं होगा। तो एल्काइलेशन असाइलेशन करने के लिए यहाँ पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए एक्सेप्ट NH2, ठीक है, या बेंजीन पे हेलोजेंस भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सिमिलरली अगर हमें असाइलेशन करना है, ये असाइल ग्रुप लगाना है, तो उसके लिए हम लेंगे RCOCl CS और AlCl3। इस प्रोसेस में जब Cl निकलेगा ना बच्चों, तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको बोलते हैं असाइलियम आयन, हेंस ये रीअरेंजमेंट नहीं करता। तो यहाँ रीअरेंजमेंट केटायन की पॉसिबल है लेकिन असाइलेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर हमें NO2 लगाना है तो उसके लिए रिएक्शन करनी पड़ेगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए या तो मैं HNO3 का कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ले सकता हूँ या HNO3 के साथ किसी एसिड को मिक्स कर सकता हूँ, जैसे कि H2SO4। इस प्रोसेस में जो हमें कार्बोकेटायन जो केटायन बनता है इलेक्ट्रोफाइल, वो होता है बच्चों नाइट्रोनियम आयन, दैट इज NO2+, ये यहाँ बनता है। आइए अब यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NH2 को अगर N2+ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है NaNO2+ HCl, इसको ले लोगे तो यहाँ N2+ में कन्वर्ट होगा। अब N2+ में अगर आपको F लगाना है तो यहाँ पे इसको HbF4 के साथ हीट कर सकते हो, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट कर सकते हो। अगर आपको हेलोजन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, या आपको साइनाइड लगाना है तो आप यहाँ पे सैंडमेयर या गेटरमैन रिएक्शन कर सकते हो, और इसके लिए आप NCERT को रेफर करें, ठीक है। Cl, Br या साइनाइड कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, सैंडमेयर जो रिएक्शन होती है बच्चों, सैंडमेयर में कॉपर का सॉल्ट यूज किया जाता है। सैंडमेयर में कॉपर का सॉल्ट, क्यूप्रस सॉल्ट यूज किया जाता है, लेकिन गेटरमैन में सिंपल कॉपर का पाउडर यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, ये ट्रिक है उन दोनों को डिफरेंशिएट करने का। फिनॉल लगाना है, OH बनाना है तो सिंपली वाटर लगा दोगे। अगर बेंजीन वापस बनाना है तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें H3PO2 या आप लोगे इथेनॉल, दोनों में से कोई भी ले लोगे, उससे ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। अब यहाँ पे अगला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगर एनिलीन पे, जिसमें इसको डाई फॉर्मेशन भी बोलते हैं या कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, तो अगर हमारे पास फिनॉल या NH2 है और अगर हमें पैरा पोजीशन पे लगाना है, जिसका कलर एनिलीन के केस में येलो होता है, इसको एनिलीन येलो डाई भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये लगाने के लिए बच्चों हमें चाहिए होता है हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट PHN2+। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसका pH बच्चों जो होता है, यानी हल्का सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम इसके अंदर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं ताकि कार्बन नाइट्रोजन की रिएक्शन ही यहाँ पे हो, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम इज टेकन। ओके बच्चों, तो इनके बीच में कपलिंग होती है कौन सी पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे, क्योंकि NH2 जब +M शो करेगा तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही चार्ज मैक्सिमाइज होगा। ठीक है बच्चों, सिमिलर चीज फिनॉल में हो जाएगी, फिनॉल में भी पैरा पोजीशन पे आएगा, बस फिनॉल में कलर क्या आएगा? फिनॉल में ऑरेंज कलर आएगा। और यहीं पे बीटा नेफ्थॉल अगर मैं लेता हूं तो क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना, बीटा नेफ्थॉल में कौन सा डाई फॉर्मेशन होगा। यस बच्चों, सो बच्चों होपिंग दैट ये सेशन आपके लिए फुल जोश वाला रहा होगा और आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कितना आपको मजा आया। तो इसमें हमने बहुत सारी तरह तरह की रिएक्शंस जो है वो हमने देखी, और उन रिएक्शंस के अलावा हमने यहाँ पे जो है GOC का भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चों वो हमने समराइज किया, रिवाइज किया। ठीक है, अब बच्चों एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, 29 जनवरी को बच्चों RBC एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है, जो प्राइमरीली सेकंड अटेम्प्ट को गोल करके लेके आने वाले हैं हम लोग। जो हमारी टीम में 5 IITians हैं और भी बहुत अमेजिंग फैकल्टीज ऐड हो रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस फैकल्टीज इस बैच में आपको पढ़ाने वाली हैं। बहुत बहुत मजा आने वाला है, तो सभी को इसका हिस्सा जरूर बनना है। अलॉन्ग विद दैट एडवांस्ड स्पेसिफिक क्रैश कोर्स जो है हमारा RCC जिसको बोलते हैं, वो भी उसके कुछ दिनों के बाद विल लॉन्च। तो जो बच्चे सिंपली JEE मेन पे फोकस करेंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए, यू हैव टू गेट टू दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। ओके बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।